हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो हमने पार्ट 2 प्रीपोजिशंस डाली हैं एग्जाम से रिलेटेड, उसे आप सभी लोग देख चुके होंगे। आज मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट लाया हूँ जिस पर आधारित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बच्चों एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो हम फर्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो बच्चों आपको सभी को पता है जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये होते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम उन्हें कहते हैं जो क्वेश्चन टैग होते हैं। क्वेश्चन टैग बोले तो जैसे व्हाट, हु, हुम, व्हिच, वेयर, ये सभी होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा कि जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इक्वल टू क्वेश्चन टैग, ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इनका जब हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो मैं प्रीपोजिशंस को बाद में रखता हूँ। ओके, समझिएगा बच्चों, ये सबको पता है ना कि जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो समझिएगा, नोट कर लीजिए। व्हाट, हु, हुम, व्हिच, वेयर, etc, ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इक्वल टू क्वेश्चन टैग। यदि किसी भी सेंटेंस में हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं तो मैं जो प्रीपोजिशंस आता है, ठीक है, मैं सबसे लास्ट में रख दूंगा। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। तो बच्चों ये व्हाट जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो मैं प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखता हूँ। ठीक है, बी नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द कैरिंग क्राइंग फॉर। ओके, तो व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और मुझे प्रीपोजिशंस रखना है, तो प्रीपोजिशंस को मैं सबसे बाद में रखूंगा। ओके, जो तीसरा है, व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट, तो व्हाट हमारा क्या है, व्हाट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों इंट्रोगेटिव यदि प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में है और ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है तो मैं प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखता हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल, आई होप आपको फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो दूसरा एग्जांपल हमारा कहता है कि जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं देखा जाए तो। ओके, उसी प्रकार ये भी है, जिस प्रकार में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में आता है तो मैं प्रीपोजिशंस को सबसे लास्ट में रखता हूँ, उसी प्रकार यदि क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन, क्या रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा होता है, दैट बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। ओके, यदि रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में आ रहा है और किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो मैं प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखता हूँ। ओके, प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखूंगा। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। और ये देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी नियम है हमारे, एक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तीसरा नंबर है, कह रहा है तीसरा नंबर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो तो प्रीपोजिशंस को इन्फिनिटिव के बाद लगाया जाता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोले तो टू होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव बोले तो टू होता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं, ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशंस को बाद में रखता हूँ। ओके, ये नोट कर लो बच्चों, ये नोट करो स्लाइड को, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ। बच्चों जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको सबको पता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इक्वल टू क्वेश्चन टैग। ओके, किसी भी सेंटेंस में यदि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो मैं प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखूंगा। किसको, प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखूंगा। सेंटेंस देख लीजिए, उसी प्रकार लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार ये दूसरा नंबर की बात की, दूसरे ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो रिलेटिव प्रोनाउंस बच्चों होता है दैट। यदि किसी भी सेंटेंस में दैट आ रहा है तो मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आने पर मैं प्रीपोजिशंस को बाद में रखता हूँ, उसी प्रकार रिलेटिव प्रोनाउन आने पर क्वेश्चन टैग को, प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखूंगा। ओके, इन्फिनिटिव का रोल भी उसी प्रकार है, इन्फिनिटिव आने पर भी मैं प्रीपोजिशंस को सबसे बाद में रखूंगा। ओके, जो हमारा फोर्थ नंबर बोल रहा है कि कई वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन किया रहता है। हिडन इट मीन्स बोले तो छुपा रहता है,
रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा होता है, दैट छुपा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन अंत में आता है, यार सेम डायरेक्शन है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं, ऐसी कंडीशन में मैं प्रीपोजिशंस को जस्ट बाद में रखता हूँ। ओके, ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों जो बिलो और अंडर का यूज होता है, किसका, बिलो और अंडर का, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह रहा कि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ओके, बिलो और अंडर का रूल होता है, बिलो, ओके सॉरी, जो बिलो होता है, बिलो इट मीन्स बोले तो नीचे, और अंडर मीन्स बोले तो नीचे। दोनों का अर्थ ही नीचे होता है। बिलो अंडर दोनों का अर्थ क्या होता है, नीचे। सब मानते हैं अंडर द्वारा बस फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त करती है और बिलो से कांटेक्ट व्यक्त नहीं करती, समझिएगा। जो अंडर द्वारा वस्तु होती है वो फिजिकल कांटेक्ट में व्यक्त करती है। फिजिकल बोले तो फिजिकल, यार इतने समझदार हो, फिजिकल कांटेक्ट कहते हैं, फिजिकल, फिजिकल संबंध है किसी। ओके, तो फिजिकल कांटेक्ट होता है जो किसी से कांटेक्ट हो, और बिलो कांटेक्ट व्यक्त नहीं करता। जैसे समझिएगा, जो बिलो और अंडर का रूल होता है, ये दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ होता है नीचे। ओके, लेकिन बिलो और अंडर का यूज होता कहाँ है, मैं आपको ये बताऊं। जैसे होता है कि पिलो अंडर द फोन, पिलो इट मीन्स बोले तो तकिया, पिलो अंडर द फोन, तो तकिया फोन के नीचे, तो बेटा जो पिलो अंडर द फोन है, तो यार तकिए के नीचे फोन है, तो यार ये फिजिकल कांटेक्ट में, इट मीन्स बोले तो यार समझना, तकिया के नीचे फोन है, तकिया के नीचे फोन है, तो ये फिजिकल कांटेक्ट में एक दूसरे से टच है। समझिएगा, फिजिकल कांटेक्ट मीन बोले तो एक दूसरे से टच हो, तो जब ये तकिए के नीचे फोन है तो ये कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, उसी प्रकार। और लेकिन ये बिलो के भी बात करो तो बिलो ये कांटेक्ट में नहीं होता, इतना समझ लीजिएगा। ओके, यहाँ तकिया का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, पिलो अंडर द फोन, पिलो अंडर द फोन, तो ये तकिए के नीचे फोन है, तो मतलब कि कांटेक्ट है। ओके, जैसे एक मिनट, जैसे ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा, ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा, जो लैंप है वो अलमारी के नीचे है, तो यार ये नीचे है लेकिन कंटेक्ट तो नहीं है। यार अलमारी के नीचे क्या है, लैम्प, यार नीचे तो है लेकिन कंटेक्ट नहीं है। ओके, लेकिन यदि मैं बात करूं, ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, ही पुट द बुक्स, ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, तो मतलब कि तकिए के नीचे बुक है, तो यार तकिए के नीचे बुक है, तो तकिया और जो बुक्स है ये फिजिकल कांटेक्ट में मीन्स बोले तो एक दूसरे से चिपके हैं। ओके, ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, यार तकिए के नीचे किताब, तो ये कंटेक्ट है। लेकिन ही प्लेट द लैंप बिलो द अलमीरा, अलमारी के नीचे लैंप, तो ये है तो नीचे लेकिन कंटेक्ट में नहीं है। ओके, जैसे बिलो का प्रयोग डिग्निटी के रेफरेंस में भी किया जाता है, डिग्निटी कुछ नहीं होता। ओके, ये दोनों रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। ये देखो, ये कहता है कि एट स्थिर अवस्था के लिए तथा इन गतिशील अवस्था के लिए। अब मैं आपको समझना, एक एक इंपॉर्टेंट बात है। एट कहता है एट स्थिर अवस्था, इट मीन्स बोले तो जो स्थिर हो, यार हम रुक गए तो इट मीन्स बोले तो स्थिर है। जैसे सी इज एट होम, सी इज एट होम, समझे ना, सी इज एट होम, वह घर में स्थित है, सी इज एट होम, तो वो घर में स्थित है, वह घर में स्थित है। ठीक है, तो ये स्थिर है। ओके, ये स्थिर है, लेकिन बी पॉइंट कह रहा है कि द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन गति में है, तो इनका अर्थ होता है गतिशील अवस्था में। किसका, ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। ओके, ये गतिशील है, यार समझना अच्छे से। जो इन होता है, सॉरी, जो इन होता है, क्या, जो इन होता है ये गतिशील अवस्था में होता है। जैसे ही जंप्ड, मतलब कि गतिशील अवस्था में, ये गतिशील हो, जैसे मोशन में और गतिशील है। ही जंप्ड इन द रिवर, वह नदी में कूदा, वो मोशन में है। ठीक है, ये इन और इनटू का रूल है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि जो एट होता है वो स्थिर होता है, लेकिन जो इन होता है वो गतिशील अवस्था में होता है। ओके, जैसे बी पॉइंट मैंने लिखा है, समझिएगा, जो बी पॉइंट लिखा है, एक मिनट, एट छोटे स्थान हेतु तथा इन बड़े स्थान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एट छोटा स्थान, अब छोटा स्थान क्या है तुम्हें समझना,
ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। जो अलवर है, ये अलवर एक प्रकार का जिला है, क्या है, अलवर जिला है, लेकिन राजस्थान ये बड़ा जिला है, ठीक है। यार राजस्थान है तो राजस्थान बड़ा है, तो इन बड़े स्थान में प्रयोग किया जाता है। लेकिन एट किसका यूज किया जाता है, एट का मतलब होता ही है छोटा स्थान, मतलब जो छोटा हो। यार आपने नाम सुना होगा, अलवर जिला है एक प्रकार का, ठीक है। तो यार अलवर जिला है तो ये अलवर छोटा होगा, इट मीन्स, ठीक है, तभी तो यार एट आया है। यदि बड़ा होता तो मैं इन लगाता, ठीक है। जैसे ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, तो राजस्थान बड़ा है तो मैंने राजस्थान के पहले इनका यूज किया, लेकिन अलवर छोटा है तभी तो यार इसमें एट आया है। ओके, जैसे सी पॉइंट लिखा है, एक मिनट, एट पॉइंट ऑफ टाइम है द इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समझना। जो एट होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो इन होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक एक लिख लीजिएगा, ठीक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम तथा इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करता है। द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग, समझना, एट 6 AM इन द मॉर्निंग। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो एकदम फिक्स हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं यार, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स बोलो तो जो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे समझना, जो एग्जाम्पल हमारा लिखा है, द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM, 6 AM ये फिक्स है, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूँ 6, मतलब कि जैसे बोलते नहीं 6 बजे मुझे काम करना है, तो यार इसमें ये भी होता है 6 बजे काम तो करना है। अब ये तो बता दे 6 बजे शाम को काम करना है कि सुबह काम करना है, लेकिन ये तुम्हें बोल दूँ 6 AM को करना है, तो ये कन्फर्म हो गया कि 6 बजे सुबह काम करना है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें बोल दूँ 6 बजे काम करना है, तो ये कन्फर्म नहीं है कि शाम को करना है कि सुबह करना है। ओके, उसी प्रकार लिखा द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग, जो ट्रेन आएगी कब, 6 बजे सुबह, ठीक है। ट्रेन 6 बजे सुबह आएगी, तो ये कन्फर्म है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है जो कन्फर्म हो। ओके, तो चलिए बी नंबर लिखा, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, ही विल ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, समझ ना, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह मिलने जाना है, मिलने गया, ठीक है। तो ये कन्फर्म होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम लिख लीजिए कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो कन्फर्म टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेकिन इन क्या होता है, इन होता है पीरियड ऑफ टाइम, समझना। जो पीरियड आपने देखा होगा, जो पीरियड स्कूल में चला नहीं करते कि मेरा फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ओके, जैसे कहते हैं फर्स्ट पीरियड मैथ का, फर्स्ट पीरियड किसी का, ठीक है, आई डोंट नो। तो ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग जो है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो कन्फर्म टाइम होता है, ओके, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम में यार ये निश्चित नहीं होता टाइम, ओके। पीरियड ऑफ टाइम उसे बोलते हैं जो निश्चित ना हो। जैसे सपोज करो कि आपका फर्स्ट पीरियड मैथ का है, अब यदि वो टीचर नहीं आया तो उसी पीरियड पर कोई दूसरा भी टीचर आ सकता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये कन्फर्म होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम कन्फर्म नहीं होता। ओके, डी क्या होता है, इन और इनटू, समझा बेटा। जो इन होता है ये मोशन में होता है लेकिन गतिशील नहीं होता, समझना, मोशन में है लेकिन गतिशील नहीं है। लेकिन इनटू ये मोशन में होते हुए गतिशील होता है। जैसे देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, समझना, मैंने बताया जो इन होता है, क्या इन जो होता है ये मोशन में, इनका प्रयोग पूर्व में ही जब कोई वस्तु अंदर होती है। ये पहले इसमें जो लिखा है वो पहले समझो, बाद में तुम्हें शार्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इनका प्रयोग पूर्व में ही जब कोई वस्तु अंदर होती है, पहले से जो अंदर हो, ठीक है। इनका प्रयोग मैं वहां करता हूं जब कोई वस्तु पहले से अंदर होती है, ठीक है, उसके लिए। जबकि इनटू का प्रयोग गति के लिए किया जाता है, समझिएगा। इनका प्रयोग वहां करते हैं जब कोई वस्तु पहले से अंदर होती है, ठीक है, पहले से अंदर होती है। लेकिन इनटू का प्रयोग मैं वहां करता हूँ जो गतिशील होती है, समझना। इनका प्रयोग कहाँ करूंगा, जो चीज पहले से अंदर होगी। लेकिन इनटू का प्रयोग कहाँ करूंगा, जो गतिशील होगी, समझना। देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 3 एग्जाम्पल नहीं लिखा, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो क्लास में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो बच्चों जो क्लास में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसका मतलब हुआ कि पहले से 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि इनका प्रयोग मैं वहां करता हूँ जो वस्तु पहले से अंदर होती है। उसी प्रकार 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कि 3 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये होगा पहले से बैठे हैं, ठीक है ना, पहले से बैठे हैं, ये गतिशील नहीं है, पहले से बैठे हैं। लेकिन यदि मैं बात करूँ ही इंटू की,
जो वस्तु गतिमान होते हुए गतिशील होती है, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। एक बात समझना, मैंने आपको बताया इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो वस्तु पहले से अंदर होती है, लेकिन इनटू के प्रयोग में जस्ट विपरीत होता है। जैसे इसमें गतिशील होते हुए भी मोशन में होती है, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। समझे ना, वह नदी के अंदर कूदा। तो यार नदी के अंदर है, वो का डुबकी लगा ले, ये भी तो हो सकता है क्या, वो डुबकी लगा ले। अब तुम्हारे टीचर भी आ जाएंगे तो को इधर लगाए तो उधर कहाँ निकले, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब कि वो उसके नदी के अंदर है, अंदर होते हुए भी गतिशील है, अंदर होते हुए भी गतिशील है। वो नदी में कूदा, तो यार नदी में कूदा या नदी के अंदर है, इधर उधर तो करेगा ही, करेगा नहीं, नहीं करेगा। अब यार तुम नदी के अंदर हो, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो मतलब कि उसके अंदर होते हुए भी वो गतिशील है, मतलब कि इसकी जो क्रिया एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन इनके प्रयोग में ऐसा नहीं होता, इनका प्रयोग का मतलब होता है पहले से अंदर है लेकिन वो गतिशील नहीं है, ठीक है, ये कलाकारी कर रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इंटू के प्रयोग में वो अंदर होते हुए भी कलाकारी करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेजल प्रीपोजिशन बच्चों होता है, जो फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे होता है कि along with, because of, by means of, for the sake of, in favor with, accordance with, in addition to, in case of, in course of, with reference to, with regard to, in respect to, in place of, in spite of, owing to, in comparison to, instead of, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, instead of, ओके, अकॉर्डिंग टू। ये जितने भी प्रीपोजिशन हैं आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको एक एक सब्जेक्ट और एक एक स्लाइड, ठीक है, एक एक स्लाइड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।